आज हम लोग जानेंगे जिस तरह से पिछले क्लास में हमने जनन के बारे में चर्चा किया हुआ। आज हम लोग जानेंगे जनन के प्रकार के मुख्य रूप से अलैंगिक जनन की क्रिया कि अलैंगिक जनन की क्रिया के अंदर किन किन प्रकार से क्रिया मुख्य रूप से अगर हम आप लोग को याद दिला दें तो हमने बताया था कि जनन एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया और जनन के अंदर एक तो किया था हम लोग लैंगिक जनन और दूसरा हमने किया था आपके लिए अलैंगिक जनन के अंदर जो हमने बताया था कि अलैंगिक जनन की क्रिया सामान्य रूप से उन जीवों में होती है जो द्विलिंगी जिनके अंदर दोनों लिंग पाए जाते हैं। द्विलिंगी का मतलब क्या हो गया कि एक ही जीव है और इसी जीव के अंदर और अर्थात कि एक ही जीव के अंदर मेल भी और फीमेल दोनों पार्ट जब उपस्थित रहते हैं तो उसके अंदर जो जनन की प्रक्रिया होती है वह जनन की प्रक्रिया क्या होती है। तो इसमें क्या होता है नर और मादा जब एक साथ होता है तो यह जो होता है एक सिंगल जीव जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ले लेते हैं अमीबा को। अब अमीबा के अंदर क्या है कि मान लीजिए कि ये अमीबा हो गया, अमीबा के अंदर ये इसका केंद्रक हो गया और केंद्र के अंदर क्या होता है क्रोमैटिन जाल और क्रोमैटिन जाल वही क्रोमैटिन जाल जिसके अंदर गुणसूत्र के अंदर आपका जिसके अंदर आपके अंदर जो पूर्वजों का होना इसी जीन के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। अब ध्यान से दीजिएगा कि यह आपका एक कोशिकीय जीव है जिनके अंदर सिर्फ पूरे शरीर में सिर्फ एक ही कोशिका पाई जाती है, एक कोशिका पाई जाती है। अब यह कोशिका जो नॉर्मल कंडीशन में है तो इस प्रकार से अब धीरे धीरे यह विकास करने के बाद क्या होगा थोड़ा और साइज में बड़ा होगा। अब जब साइज में बड़ा होगा तो इसका केंद्र भी वृद्धि करेगा, इसके अंदर क्रोमैटिन जाल भी वृद्धि कर रहा है। उसके बाद क्या होगा कि एक ऐसा कंडीशन आएगा कि यह आपका कोशिका का आकार इस रूप में हो जाएगा कि इसके अंदर जो क्रोमैटिन जाल है यह टूट जाएगा, यहाँ पे दो अलग अब अलग अलग भागों में बटेंगे तो यह जो आपका स्वतंत्र रूप से जो इसके अंदर जो आपके अनुवांशिक भाग है यह अलग अलग होने की कोशिश करेगा, यह आपका अलग अलग होने की कोशिश करेगा तो यह अलग होगा, ये दोनों इस रूप में अलग भाग होंगे। अब अलग अलग होते होते क्या करेगा अब जिस तरह से इसके अंदर केंद्रक पे दबाव बढ़ेगा उसी रूप में कोशिका का आकार में वृद्धि कर रहा है। अब कोशिका के आकार में वृद्धि करने के बाद जो कोशिका झिल्ली है जो कि इसके बाहरी ऊपर में इन कोशिका झिल्ली पर भी दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि जो ऊपर वाला यह आपका क्या कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ है जो क्रोमैटिन जाल का टुकड़ा गुणसूत्र का हिस्सा है यह ऊपर बढ़ना चाहेगा और ये अलग होना चाहेगा। जब दोनों अलग होना चाहेगा तो पूरा प्रेशर बनाएगा और प्रेशर बनाने के बाद क्या होगा यह बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएगा और जब बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएगा तो दोनों स्वतंत्र रूप से क्या बना लेंगे दो अलग अलग नया। अब नया जीव बन गया तो कंफर्म है कि इसी एक कोशिका का दो हिस्सा है तो कंफर्म है कि ये दोनों जो कोशिका होंगी हूबहू पहले कोशिका के समान होगी, एकदम टू कॉपी इसी के समान होगी। अब क्या होगा कि एक ही के समान होने के कारण हम कह सकते हैं कि इस कोशिका का तो कभी अस्तित्व ही नष्ट नहीं होगा। तो हम जनरली क्या कहते हैं कि अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आपका वायरस हो गया, ये ऐसे चीजें हैं जो सामान्य रूप से अमर की तरह हो जाती है। मतलब क्या इससे सामान्य रूप में देखा जाए तो इनकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु भी नहीं होती। अब प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं होने का क्या मतलब होता है कि यह प्राकृतिक रूप में तो मरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि एक टूटे एक मरा तो दो नया बन गया, सेम टू सेम दो मरा तो चार बन गया। तो इस तरह से यह क्या हो गया अमर के कैटेगरी की तरह हो गया। तो यह किसमें होती है जी सामान्य रूप से अलैंगिक के अंदर अलैंगिक जनन के अंदर ये क्रिया होती है कि आपका कंटिन्यू यह वृद्धि करता जाएगा और इस रूप में जब हो गए तो ये तेजी से वृद्धि करेगा क्योंकि 2 से 4 1 से 2 बना है तो 2 से 4 बनेगा, 4 से 8 बनेगा। कोई बीमारी होती है तो देखते हो कितना जल्दी बीमारी फैल जाती है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब दूध से दही बनती है जिसमें लैक्टोबैसिलस काम करता है तो
तो दूध में हमने दही का थोड़ा सा हिस्सा डालते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि थोड़ा सा हिस्सा डालने का मतलब नहीं है कि उसको कुछ हम देते हैं खाने पीने के लिए। दरअसल बात ये होता है कि लैक्टोबैसिलस जो हमने पहले से दही में रखा हुआ है, जो पहले से उसमें पनपा हुआ है, हमने उस लैक्टोबैसिलस को उठाकर कहाँ डाल दिया, नए वाले दूध में डाल दिया। अब दूध में डालने के बाद क्या होता है, लैक्टोबैसिलस धीरे धीरे अपना एक जाल बनाता है। जाल बनाने के बाद वही आपका गाढ़ा फॉर्म ले लेता है, और जब यह जाल गाढ़ा रूप ले लेता है तो कहते हैं कि दूध से दही बन गया। दरअसल हुआ क्या है कि वहां पर लैक्टोबैसिलस ने अपनी जाल बनाना शुरू किया और पूरी तरह से जाल बना, और वो हमने क्या कर लिया, दही को इस्तेमाल कर लिया। तो देखते होंगे कि कितनी तेजी से वृद्धि कर, तो अलैंगिक जनन की क्रिया भी काफी तेजी से होती है, काफी तेजी से वृद्धि करती है। अब हम लोग जानेंगे कि अलैंगिक जनन की यह एक प्रकार की विधि हो गई, इसके अलावा भी और सारी विधियां होती है। तो आज जानने की कोशिश करेंगे कि अलैंगिक जनन के अंदर कौन कौन सी विधियां होती है और कौन कौन से इंपोर्टेंट विधियां जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग जानेंगे वो है आपका द्विविभाजन। पहला नंबर क्या जानेंगे हम लोग, द्विविभाजन, या जिससे हम आम भाषा में कह सकते हैं द्विखंडन। द्विविभाजन का मतलब क्या, द्विखंडन मतलब क्या, ध्यान से समझिए, कीवर्ड को सिर्फ समझिए। कीवर्ड समझिएगा तो आपको कभी भी डिफिनेशन याद नहीं करना होगा, आप सिर्फ कीवर्ड से आंसर लिख सकते हैं। तो इसलिए हर वर्ड का कीवर्ड समझने की कोशिश कीजिए। द्विविभाजन का मतलब क्या हो गया, द्वि का मतलब दो और विभाजन का मतलब टुकड़ा। विभाजन का मतलब क्या, टुकड़ा। जब एक ही जीव टूट कर दो टुकड़ों में बदल जाए, दो टुकड़ा बना ले, तो यह जब दो टुकड़ा बनेगा, जब दो अलग अलग टुकड़ा बनेगा, दो हिस्सा बनेगा, तो क्या कहलाएगा यह, जब दो टुकड़ा बनेगा, नया तैयार होगा, तो यह कहलाएगा द्विविभाजन। यानी एक आपका जीव हो गया और यह टुकड़ा हो गया, एक टुकड़ा और एक टुकड़ा हो गया दूसरा, दो टुकड़ा हो गया। तो जब यह दो टुकड़ा बनेगा अर्थात एक से दो नए जीव की जब उत्पत्ति होगी, तो अलैंगिक जनन की उस विधि को हम लोग द्विविभाजन कहेंगे, या फिर हम इसे क्या कहेंगे, द्विखंडन। क्या कहेंगे इसे, द्विखंडन। अर्थात कि एक ही होगा और एक से क्या बन जाएंगे, दो बन जाएंगे, तो इससे हम लोग कहते हैं द्विखंडन। ठीक है, इसके अलावा अब जब द्विखंडन हो गया, तो इसके अलावा जो अगली विधि होती है अलैंगिक जनन की, वो हो जाएगी आपकी बहुखंडन। क्या हो जाएगा, बहुखंडन। तो बहुखंडन में क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा, तो बहु का मतलब बहुत, खंडन का मतलब टुकड़ा, खंडन का मतलब क्या, टुकड़ा। एक जब टूटेगा तो एक से दो नहीं बनेंगे, हो सकता है तीन बन जाए, हो सकता है चार बन जाए, हो सकता है आपका पांच बन जाए, हो सकता है आपका आठ बन जाए। ठीक है, जब एक से ज्यादा, यानी कि एक ही जीव है, एक ही जीव है, लेकिन एक जीव से एक बार टूटने के बाद दो से अधिक नए जीव की उत्पत्ति होगी। दो से अधिक नए जीव की जब उत्पत्ति होगी, तो वह जो क्रिया होगी आपकी किसमें आएगी, बहुखंडन के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी, बहुखंडन। अर्थात कि द्विखंडन जब एक से दो बने, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, द्विखंडन विधि। और वही बहुखंडन क्या होता है, जब क्या हो, आपका दो से अधिक बने, दो से क्या हो जाए, अधिक जब बनेगा, तो उससे हम लोग कहेंगे बहुखंडन विधि। यानी कि एक से अधिक आपकी नए जीवों की उत्पत्ति होना। उसी प्रकार से इसके अंदर और भी आते हैं आपके मेथड, वो होता है आपका पुनरुद्भवन। ध्यान दीजिएगा, वो होता है आपका पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन का मतलब क्या होता है, पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन मतलब क्या होता है कि नए जीवों की फिर से उत्पत्ति हो जाना, पुनः उत्पन्न हो जाना। पुनर् का मतलब क्या, पुनर् का मतलब फिर से। उद्भव का मतलब क्या होता है, उद्भव का मतलब निकलना, बनना, उत्पन्न होना। तो जब फिर से, अर्थात कि नया जीव उत्पत्ति हो जाती है, नया जब बन जाएगा तुरंत, तो उसे हम लोग कहेंगे पुनरुद्भवन। जैसे आपने देखा होगा, जैसे आपने क्या देखा होगा कि आपका जो पौधा है,
कौन सा पौधा? जब आपका पौधा है जो पौधा है आपका गन्ना का, ठीक है, जो गन्ना का पौधा है, गन्ना का पौधा है, और ये गन्ना का पौधा आपने देखा होगा, तो गन्ना के पौधा में आपने देखा होगा एक चीज देखने को मिला होगा कि उस गन्ना के अंदर बहुत सारे गांठ होते हैं, छोटे छोटे बीच में गांठ होते हैं। तो गांठ में क्या होता है कि जितने गांठ होते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं नोट्स। क्या कहते हैं उसे? नोट्स। और जब दो नोट्स के बीच में जो जगह होती है ना, जिसमें आपका रस, जिससे हम लोग रस निकालते हैं, वो वाला हिस्सा कहलाता है हमारा इंटरनोड्स। क्या कहलाता है? इंटरनोड्स। अब क्या करते हैं कि इस गन्ने से अगर हमें नया गन्ना का पौधा चाहिए, नया गन्ना का पौधा हमें अगर लगाना हो, तो क्या करते हैं, हम इसको यहां से काट लेते हैं। यहां से काटने का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या मिल गया, इस प्रकार से मिला आपका गन्ना का टुकड़ा। इसमें क्या हो गया, दो हमें नोट्स मिला, एक ये नोट्स हो गया और एक ये नोड हो गया, दो नोड मिला। अब इसको धरती के अंदर हम लगाएंगे। अब धरती के अंदर लगाएंगे तो यहां से पौधा तैयार होगा और एक पौधा यहां से तैयार होगा। दो पौधे आपके तैयार होंगे, तो ये पुनरुद्भवन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा पत्थर चूर का पौधा, ये आपका पत्ता हो गया, पत्थर चूर का मान लीजिए। अब यह पत्थर चूर के पौधे का यह पत्ता है, जब तक वह डाली में लगा हुआ है पत्ता, तब तक वो पत्ते के रूप में काम करेगा, मतलब कि भोजन बनाने में काम करेगा। लेकिन वह पत्ता जब किसी भी रूप में अगर धरती पे गिर जाए, तो धरती में गिरने के बाद क्या होता है, इसका जितना भी पत्ती का विन्यास होगा, उस प्रत्येक विन्यास से एक नया पौधा बनेगा। यहाँ से एक नया पौधा, एक यहाँ से नया पौधा तैयार होगा, फिर आपका जो ये वाला हिस्सा होगा, यहाँ से एक नया पौधा तैयार होगा, फिर यहाँ से एक नया पौधा तैयार होगा। फिर देखिए ये, मतलब एक पत्तियां धरती पे गिरी तो 1 2 3 4 और 5 नए 5 पौधे तैयार हो। तो क्या हो गया, पुनरुद्भव हो गया। अर्थात क्या, तुरंत आपका कोई पौधा गिरा धरती पर, और धरती पर गिरने के साथ ही क्या हो गया, नए आपके 5 पौधे तैयार हो गए, नए 5 पौधे बन गए। तो यह जो विधि हो गई जिसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन की विधि, यानी फिर से नए जीवों को उत्पन्न होने की विधि। तो यह पुनरुत्पादन हो गई। तो यह आपके 3 हमने देखा, द्विविभाजन अर्थात कि द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा होता है आपका मुकुलन। चौथा जो पार्ट है आपका मुकुलन। अब मुकुलन देखते ही आपको दिमाग में आता होगा कि भाई इससे तो रटना ही पड़ेगा इस परिभाषा को, लेकिन इसकी परिभाषा भी नहीं रटनी है आपको। मुकुलन देखते ही आपको ध्यान रखना है कि मुकुल, क्या रखना है, मुकुल। मुकुल का मतलब क्या होता है कि शरीर का बढ़ा हुआ हिस्सा, शरीर का बढ़ा हुआ हिस्सा या भाग, शरीर का हिस्सा या भाग, ठीक है। अब न का मतलब क्या हो गया, जनन, यानी शरीर के जो हिस्सा जो बढ़ जाएगा, जिस भाग से वो क्या होगा, जनन की क्रिया होगी। अर्थात कि जो हिस्सा बढ़ गया, जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए कि हाइड्रा का पौधा है। अब इस हाइड्रा के पौधे में क्या हो गया कि ये प्रवर्ध निकल गया। प्रवर्ध मतलब एक भाग आपका बगल से निकल गया। ये पौधा मान लीजिए हाइड्रा का, ये पौधा किस चीज का है, हाइड्रा का, और बगल में एक प्रवर्ध निकल गया साइड में। अब प्रवर्ध निकलने के कारण क्या होगा, यह प्रवर्ध कुछ दिनों के बाद वृद्धि करने के बाद यह प्रवर्ध यहाँ से टूट जाए। यह जो प्रवर्ध निकला है, इसका नाम इसे मुकुल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मुकुल। अब यह प्रवर्ध कुछ दिन बाद यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे एक और नया पौधा तैयार करेगा, और यह जो नया पौधा होगा, यह आपका हाइड्रा का नया पौधा तैयार होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि एक पौधा है, पौधे में मुकुल निकला यानी प्रवर्ध निकला, और प्रवर्ध यह टूट कर फिर एक नया पौधा तैयार कर दिया। तो मुकुल से एक नया जनन की क्रिया हो गई और उससे एक नया पौधा तैयार हो गया। तो मुकुल से नया पौधा तैयार करने की जो विधि हो गया, उससे हम लोग ने क्या कह लिया, मुकुलन विधि।
क्योंकि मुकुलन भी एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, अर्थात कि ऐसी अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जिसमें किसी पौधे के प्रवर्ध से निकलकर नया पौधा तैयार हो, और उस प्रवर्ध को हम मुकुल के नाम से जानेंगे, और उस मुकुल से नया पौधा तैयार हो गया तो वह विधि हमारी क्या हो गई, मुकुलन की विधि हो, वह विधि क्या हो गई, मुकुलन की विधि। तो इस तरह से हमने 4 देखा, द्विखंडन, बहुखंडन, पुनरुद्भवन और मुकुलन। उसके बाद अगर पांचवे की अगर बात करें हम लोग, तो पांचवी विधि हमारी हो जाएगी बीजाणु जनन। क्या हो जाएगी, बीजाणु जनन। अब देखिए, बीजाणु जनन जानने से पहले आपको एक बार याद दिलाना चाहेंगे कि आपने क्लास 8 में एक छोटी सी बात पढ़ी थी, और वो छोटी सी बात कौन सी पढ़ी थी, आपने क्या पढ़ी थी कि उसमें पढ़ा था कि सूक्ष्म जीव वाले चैप्टर जो हमने पहला पढ़ा था, उस चैप्टर में लिखा हुआ था क्या, कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, आपके कवक, बैक्टीरिया, और क्या आपके शैवाल, प्रोटोजोआ और विषाणु, ये 5 प्रकार के थे। अब ये पांचों क्या थे कि पांचों के लिए कंडीशन था कि मुख्य रूप से जो जीवाणु वगैरह होते थे वह क्या करते थे कि जैसे उसकी प्रतिकूल स्थिति होती थी, जैसे मान लीजिए नॉर्मल टेम्परेचर है, तो नॉर्मल टेम्परेचर में तो आपके जो बैक्टीरिया है या फिर वायरस है काफी तेजी से विकास करते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हम लो कर दें, जैसे मान लीजिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर आप लगभग आपका क्या होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास में होता है, अगर फॉरेनहाइट में करें तो 97 के आसपास, सॉरी 94 के आसपास में होता है, डिग्री फॉरेनहाइट में होता है। अब क्या होगा कि इस कंडीशन में आपका वो नॉर्मली तो वृद्धि करता है, लेकिन यहीं पे टेम्परेचर क्या हो जाए कि वायुमंडल का टेम्परेचर गिर के आपका 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या फिर आपका अबाउट में 5 डिग्री सेल्सियस हो जाए। अब जैसे ही 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर गिरना शुरू हुआ, जैसे ही फ्रिज वगैरह में रखने के लिए रखते हैं कोई चीज, तो वहां पे ज्यादा वृद्धि नहीं करते जीवाणु वगैरह। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जब लो होता है तो उस कंडीशन में सूक्ष्म जीव निष्क्रिय हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में जो जीवाणु होते थे वह अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते थे, यानी अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाते थे। तो अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाने का मतलब है कि उसके अंदर निष्क्रियता आने लगती थी। अब वो सोचता था कि अगर निष्क्रिय हो जाएंगे, अब वायुमंडल का प्रभाव अगर मुझ पर पड़ा तो हमारी तो अस्तित्व खत्म, हम समाप्त हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में वो क्या करते थे कि अपने ऊपर एक कवर लगा लेते थे, कवर एक प्रकार का बनाते थे जिसे हम लोग सिस्ट या पुटी कहते थे। क्या कहते थे, सिस्ट या पुटी के नाम से हम लोग जानते थे। तो यह सिस्ट और पुटी क्या करता था, जब तक उसका प्रतिकूल स्थिति है तब तक वो क्या रहेगा, उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन जैसे उसकी प्रतिकूल स्थिति समाप्त हो गई, प्रतिकूल स्थिति समाप्त होते ही वह सिस्ट या पुटी टूट जाएगा, और टूटने के बाद इसकी जो जीवाणु होंगे वह स्वतंत्र रूप से जी सकेंगे। ठीक उसी प्रकार बीजाणु जनन के अंदर भी क्रिया होती है। बीजाणु जनन की क्रिया के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर भी जो जीव होंगे, बीज वाले जो अणु होंगे, बीजाणु का मतलब क्या, बीज के जो अणु जिनसे नया जीव तैयार होगा, यह अणु जो होंगे एक छोटे से थैले में रहेंगे, और इस थैले से क्या होंगे कि जब यह थैले में जब तक है तब तक तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे यह थैला फटेगी तो इनसे नए नए जीव के रूप में उत्पत्ति होंगे, नए नए जीव आपका तैयार होंगे। तो एक बीजाणु धानी के अंदर मान लीजिए कि 25 बीजाणु है, और 25 बीजाणु है, तो एक बार आपका बीजाणु धानी ये फटेगा तो 25 नए क्या हो जाएंगे, नए जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी बीजाणु जनन, और ये बीजाणु जनन भी एक प्रकार की क्या है, अलैंगिक जनन की क्रिया ही है। ऐसा फ्रेंड्स, ये 5 को क्लियर हो गया होगा, द्विखंडन, बहुखंडन, मुकुलन, इन सभी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अतिरिक्त आपको एक और जानना है, आपको वो है आपका कलिका। कलिका के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे हम लोग। कलिका में क्या होता है जनरली कि आपका कलिका में, इसको मिटा देते हैं, कलिका में क्या होता था कि कलिका का मतलब होता है कि शरीर का कोई हिस्सा
कलिका का मतलब होता है कि प्रवर्ध, शरीर का कोई हिस्सा है वो वृद्धि करेगा और बढ़ेगा, उससे एक नया पौधा आपने तैयार कर लिया, तो वह आपका कलिका के द्वारा निकले हुए प्रवर्ध के द्वारा जनन की प्रक्रिया होगी। और यह जनन की प्रक्रिया जो होगी, यह अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कलिका के अंतर्गत आएगी। यानी कलिका का मतलब होता है कि निकला हुआ प्रवर्ध और इससे नया पौधा तैयार हो। तो ये मुख्य रूप से आपके 6 प्रकार है आपके, जिनके द्वारा क्या होती है, पौधों के अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया, या जितने भी छोटे जीव है, जितने भी एकोशिकीय जीव है, उनके अंदर जनन की क्रिया होती है। कभी भी ये दिमाग में न पाल के रखिएगा कि अलैंगिक जनन की क्रिया सिर्फ पौधों में होती है, एकोशिकीय जीव में होती है। छोटे छोटे जीव में जितने छोटे जीव होते हैं, उनके अंदर, जिनके अंदर नर और मादा एक साथ है, सभी के अंदर अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। और ये अलैंगिक जनन की क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो उनमें आपका जो मुख्य जो प्रमुख है वो है आपका द्विखंडन, द्विविभाजन है द्विखंडन। एक जब टूटेगा तो 2 नया बनाएगा। फिर उसके बाद बहुखंडन, एक से बहुत अधिक बनाएगा, यानी कि एक टूटेगा तो नया आपके 4 5 यानी 2 से अधिक कितना भी नए जीव की उत्पत्ति वो कर सकता है। उसके बाद आपका पुनरुद्भवन, यानी फिर से उत्पन्न करने की विधि, ठीक है, फिर से नए पौधे। जैसे आपने घास को भी देखा होगा, आपने घास को देखा होगा कि जब घास फैलते हैं तो उनके देखिएगा जितना आपका हिस्सा उनका नोट्स वाला होता है, ये जड़ आपका घास का हिस्सा है, उसमें देखिएगा जितनी उसकी गांठ होती है, जिससे हम लोग नोट्स के नाम से जानते हैं, ये जितनी गांठ होती है, ये जितने नोड है, ये सभी नोड से क्या होते हैं, नया नया पौधा तैयार होता है, नया नया पौधा तैयार होता है। और यह जो आपका पुनरुद्भव के अंदर आता है, मतलब क्या, जितने नोट्स होंगे प्रत्येक नोट से नया पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आपका मुकुलन आता है। मुकुलन में क्या होगा कि कोई पौधा है, उसके एक हिस्से में वृद्धि करेगी, प्रवर्ध निकलेगा, और उस प्रवर्ध निकले हुए भाग को हम क्या कहेंगे, मुकुल कहेंगे। और उस मुकुल से नया पौधा तैयार होगा, और नया पौधा जब तैयार होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, मुकुलन कहेंगे। उसके बाद आपका बीजाणु जाने। बीजाणु जाने में क्या था, एक थैले के अंदर वो पैक होता था, और उस पैक थैले के अंदर से आपका क्या होते थे, एक नया जीव आपका तैयार होना शुरू हो जाएगा, जिसे हम लोग बीजाणु जनन के नाम से जानते थे। ये जीवाणु वड़ा के अंदर ज्यादातर देखे जाते थे। इसके अलावा आपका कलिका था। कलिका के द्वारा भी एक प्रकार की जनन की प्रक्रिया होगी, और ये भी अलैंगिक जनन के अंतर्गत आएगी। आशा है फ्रेंड्स, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया आपको पूर्ण रूप से क्लियर हो गई होगी। इसके अतिरिक्त आपकी एक और विधि होती है, जिसमें आपका मुख्य रूप से कायिक प्रवर्धन होता है, कि जीव के पौधे का आपका निकल जाना, फिर उस पौधे से एक नया पौधा तैयार करना, ये सारी जो क्रिया होती है वो होती है। अब इनके अंदर क्या होता है, किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है, वो फ्रेंड्स हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि कायिक प्रवर्धन की क्रिया कैसे होती है। कायिक प्रवर्धन की क्रिया एक महत्वपूर्ण चैप्टर के रूप में, महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में आती है, क्योंकि एग्जाम में कायिक प्रवर्धन से क्वेश्चन आते हैं, और खास तौर से उसमें पढ़ना आप लोगों को टिश्यू कल्चर के बारे में, जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा फ्रेंड्स, आज की ये आपकी अलैंगिक जनन के प्रकार बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में।